नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। पिछली क्लास में हमने देखा था क्लास 9 के हमारे आसपास के पदार्थ जो हमारा प्रथम अध्याय है उसके अंदर हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। पिछले अध्याय में इसी अध्याय के पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पदार्थ को मुख्य रूप से भौतिक और रासायनिक दो रूप में बांटा गया है। मतलब वर्तमान में आज के समय में हम जो पदार्थ की अवस्थाएं देख रहे हैं, पदार्थ की उन अवस्थाओं में पदार्थ का भौतिक स्वरूप और पदार्थ के रासायनिक स्वरूप के बारे में दर्शाया गया है। आज का जो हमारा वर्तमान में जो पदार्थ की जो भी अवस्थाएं रही हैं वो सब भौतिक और रासायनिक रूप से पहचानी जाती है और इसके आधार पर पदार्थ को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आज का हमारा है टॉपिक पदार्थ की अवस्थाएं। ये हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते हुए आए हैं और सबसे ज्यादा प्रमुख और हमारे काम का टॉपिक भी है। इससे पहले हमने इसमें इसी अध्याय के अंदर पढ़ा है कि पदार्थ किस किस रूप में, जैसे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं और पदार्थ के कण आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़े भी रहते हैं। अभी हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी, ठोस, द्रव व गैस। ठोस, द्रव व गैस मतलब एक पदार्थ है वो इन 3 अवस्थाओं में रहता है। ठोस में भी रहता है, द्रव में भी रहता है, गैस में भी रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें तो जैसे कि जल को जब ठोस की बात करेंगे तो किस रूप में रहेगा? बर्फ के रूप में। द्रव की बात करेंगे तो जल लीजिए, ठीक है, पानी लिखो, ठीक है। और गैस के रूप में वही जल हमें किसमें मिलेगा? जल वाष्प के रूप में। किसमें मिलेगा? जल वाष्प के रूप में। इस प्रकार पृथ्वी पर पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है और ये तीनों अवस्थाएं पदार्थ को निश्चित रूप से आकृति, आकार और आयतन ये सभी देती भी हैं और इसके द्वारा ही पदार्थ आगे से आगे पहचाना जाता है। अब देखो, ठोस है, जो भी ठोस पदार्थ है उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है। तो आप इसके अंदर भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जो पदार्थ हम काम ले रहे हैं उसका आकार व आयतन निश्चित है, ठीक है। तो आप देखो, आपका जो ठोस है, ठीक है, इसका आकार व आयतन कैसा है? निश्चित है। आकार व आयतन निश्चित है। अब इसके बाद दूसरा द्रव है, तो द्रव का क्या है? आकार अनिश्चित है, ठीक है भाई। आकार अनिश्चित है ना, पानी चलता हुआ पानी है, कैसा आकार? कुछ भी आकार नहीं है, तो आकार अनिश्चित है। जबकि आयतन निश्चित है, निश्चित है। और वही बात करें हम गैस की, जो वाष्प के रूप में है, तो इसका आकार व आयतन दोनों कैसे हैं? अनिश्चित है। कैसे हैं भाई? अनिश्चित है। तो जो हम जल को बढ़ते हुए देखते हैं वो द्रव के रूप में पाया जाता है। जो ठोस है वो बर्फ के रूप में, जल का ठोस रूप बर्फ के रूप में पाया जाता है और जल का गैस के रूप में वो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। ये तीनों टॉपिक भी आपको पीछे के इसके ध्यान में देने योग्य हैं कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित जबकि आयतन निश्चित होता है, और गैस है उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब आगे देखो, आप पिछली क्लास में अब तक के हमने पढ़े हैं उसमें ये चीजें हमने पढ़ी है भाई। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो पदार्थ पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो किन किन रूपों में प्रभावित रहते हैं और उन पर कौन कौन से प्रभाव के द्वारा पदार्थ अपनी आकार व आकृति को बदलते रहते भी हैं। तो देखते हैं।
पदार्थ की भौतिक अवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले पड़ता है तापमान का प्रभाव। किसका प्रभाव पड़ता है भाई? तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको देखते हैं। तापमान के प्रभाव में हम देखते हैं कि जो पदार्थ है जो ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में होता है, वो तापमान के प्रभाव के द्वारा किस प्रकार ठोस है वो द्रव में बदल जाता है, और जो द्रव है वो तापमान के प्रभाव के द्वारा गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो देखते हैं हम, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होता है? जो ठोस है, ठीक है, इस ठोस के प्रभाव, इस ठोस पर प्रभाव बढ़ाते हैं और देखते हैं तो ठोस को तापमान को बढ़ाते हैं। ठोस के किस चीज को बढ़ाते हैं? तापमान को। तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस ठोस पर तापमान का प्रभाव जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, तो इसके गतिज कणों, जो गतिज कण है, ठीक है, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज कण है उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। देखो, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फलस्वरूप कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। तो जब आप इसके तापमान को बढ़ाएंगे तो इसके गतिज कणों की ऊर्जा बढ़ जाएगी और एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा समय आएगा तब ये कण इतनी तेज गति से कंपन करेंगे कि कंपन करते करते ये किसमें बदल जाएंगे? द्रव में। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप देखिए, आप लोहा के यहाँ जाते हैं तो वो किसी लोहे की एंगल को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और हम देखते भी है ना, एंगल को गर्म करते हैं, करते इसके आगे जहाँ जिस चीज को कोयले के अंदर दबाया गया है वो पूरी रेड होने लगती है और फिर लोहा का स्वरूप होता है वो उसके ऊपर चोट मारता है। और हम देखते हैं कि जो लोहा इतना कड़क कठोर होता है वो उस तापमान के बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे मुलायम होने लगता है और उसको जिस रूप में ढाला जाता है वो उस रूप में ढल जाता है। तो ये ऐसे इस लोहे को तापमान बढ़ने पर जो ये कोमल अवस्था में आया, ये इसकी एज द्रव अवस्था हो गई। तो इस प्रकार तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से कणों के अंदर की गति तेज हो जाती है, कण कंपन करते हुए द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक चीज में पढ़ते भी है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर, ठीक है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस है वो पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है। कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में आ जाता है। पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गलनांक। उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो तापमान के साथ ही कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस है वो पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे कि बर्फ का गलनांक है 273.15 केल्विन। तो बर्फ का गलनांक कितना है? बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन। इस के को यहाँ पर क्या कहते हैं? केल्विन। केल्विन ताप का है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, थर्मामीटर होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये आपके केल्विन के अनुसार बर्फ है वो बदल जाता है। फिर देखिए, जब हम जल को उष्मीय ऊर्जा, अभी तक हमने क्या किया? ठोस अवस्था को। अब हम कौन सी अवस्था देखते हैं? द्रव। कौन सी अवस्था देखते हैं? द्रव। तो द्रव के अंदर देखो, जब हम जल को उष्मीय ऊर्जा देते हैं तो वो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं।
इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या होता है कि जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव के जो कण हैं ये कण क्या करते हैं, परस्पर एक होकर स्वतंत्र आकर्षण बल द्वारा क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई, स्वतंत्र। और इन स्वतंत्र कणों के द्वारा, ठीक है, इन स्वतंत्र कणों के द्वारा जिस आकर्षण बल को तोड़ा जाता है, इसके फलस्वरूप यह एक निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर की जो प्रक्रिया है ठोस से द्रव में बदलने की, ये गलनांक की प्रक्रिया कहलाती है। कैसी आती है, गलनांक। और द्रव का जो पढ़ रहे हैं हम, द्रव में जहाँ द्रव से वाष्प मतलब वाष्प या गैस है, तो द्रव से गैस की अवस्था में बदलने की क्रिया क्या हो जाती है, क्वथनांक। क्या हो जाती है, क्वथनांक। हम अभी देखते हैं क्वथनांक के बारे में, किस प्रकार क्वथनांक होता है। देखो क्वथनांक के बारे में देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जिस पर द्रव कैसे क्या होता है, द्रव उबलने लगता है, उबलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। इसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने पढ़ा है कि तापमान का प्रभाव किस तरह से द्रव के ऊपर बना रहता है, और इस प्रकार द्रव तापमान में एक ठोस से द्रव में बदल जाता है और द्रव से गैस में। अब दूसरा पढ़ते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करता है। तो देखो, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। तापमान के बढ़ने और दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो जैसे ही द्रव दाब बढ़ने लगता है तो तापमान घटने लगता है और गैस है वो द्रव में बदल जाता है। जैसे कि देखते हैं ठोस CO2, कैसी, ठोस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके बारे में। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो 1 atm वायुमंडलीय दाब मतलब 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 atm, कितना, 1 atm मतलब 1 वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाती है। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा उदाहरण है और इसको आपको समझना भी है कि जो ठोस CO2 है वह वायुमंडलीय दाब कितना, 1 एटमॉस्फेयर पर द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है। अब देखते हैं क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आपने वाष्पीकरण पढ़ा भी है पिछली कक्षाओं में कि किस प्रकार वाष्पीकरण की क्रिया हमारे चारों ओर होती है और वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा पदार्थ की अवस्थाएं भी प्रभावित होती हैं। अब देखो, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में देखो, सबसे पहले है वाष्पीकरण है वो एक सतही प्रक्रिया है। भाई
सतही प्रक्रिया है ना कि वाष्पीकरण है, जैसे कि पीपल के पौधे को, पीपल का पेड़ देखा, इसकी पत्ती के ऊपर जल की छोटी छोटी बूंदे हैं और दिन के अंदर देखे वो जो बूंद सुबह पत्तियों के ऊपर हल्की हल्की सी आर्द्रता थी, वो दिन में जैसे जैसे तापमान निकलने लगता है वो सूख जाती है और शाम तक पत्तियां एकदम सूखी हुई रहती हैं। तो इन किसी सतह के ऊपर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे सतह बढ़ेगी, सतह का क्षेत्र बढ़ेगा, वैसे वैसे वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ने लगेगी। फिर देखो, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे जो कण है उपस्थित, उन कणों में पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती रहेगी और गतिज ऊर्जा मिलने से वो कण जल्दी से जल्दी वाष्पीकृत हो जाएंगे। और वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। सीधी सी बात है कि जैसे कि इस बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में वायुमंडल के अंदर आर्द्रता बढ़ी हुई है, और जब वायुमंडल के अंदर आर्द्रता बढ़ी हुई है तो पहले से वायुमंडल के अंदर वो नमी है, जो नमी वाष्पीकरण के लिए होती है, तो वाष्पीकरण की दर उसमें क्या होगी, घट जाएगी। मतलब वायुमंडल में आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और आर्द्रता होगी वायुमंडल में तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ठीक है, मतलब पहले से हल्का जल, ठीक है, आर्द्रता के रूप में विद्यमान है तो वाष्पीकरण की दर धीरे धीरे घट जाएगी। फिर देखो, वायु की गति में वृद्धि से भी वाष्पीकरण की क्रिया प्रभावित होती है। सीधी सी बात है कि जितनी तेज वायु चलती है, जैसे कि हम अपने घर की छतों पर कपड़े आदि सुखाते हैं और हवा तेज है तो हम देखते हैं कि आधे पौन घंटे बाद हमारे कपड़े एकदम शुष्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो उनके सूखने का कारण भी क्या है कि जैसे जैसे वायु की गति बढ़ेगी वैसे वैसे वाष्पीकरण की क्रिया भी प्रभावित होगी। जितनी ज्यादा तेज हवाएं चलेगी उतनी ही जल्दी वाष्पीकरण की क्रिया भी संपन्न होने लगेगी। यह हमारा कक्षा 9 का मोटे मोटे रूप में प्रथम अध्याय था, जिसको हमने पढ़ा है। ठीक है, इससे संबंधित काफी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि द्रव पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, पदार्थ के विभिन्न भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ा जा सकता है। तो आपको इन चीजों को घर पर बैठे हुए तैयार रखना है, और अगली क्लास में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस पहले अध्याय के चैप्टर को अच्छी तरीके से और पढ़ें, और जो यह समझाया गया है उन चीजों को समझने की कोशिश भी करें। और किसी चीज का लेकर डाउट है, आप हमारे गीताधाम गुरुकुल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उस पर आप हमें बकायदा अपना मैसेज दें, और इससे संबंधित जो भी आपके कोई मिलने उनको दूर करने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा, अगली क्लास में मिलते हैं।